हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बालभारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरवान आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल रीड टू द अल्टार ऑफ द रेवोल्यूशन वी हैव ब्रोट आवर यूथ एज ए इसेंस। तो यहाँ पे क्रांति की वेदी पे हमारे युवाओं की क्या महक थी, इसमें वो पढ़ेंगे हम। Many nationalists wrote that the struggle against the British could not be won through non-violence। और बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी यह मानते थे कि वो जो संघर्ष है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको हम नॉन वायलेंस से, अहिंसा से नहीं जीत सकते। 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA वाज फाउंडेड। 1928 में एक HSRA नाम की जो आर्मी थी, यानी कि एक पार्टी थी, उसकी स्थापना की गई एट ए मीटिंग इन फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली। दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला नाम का एक ग्राउंड है, वहाँ पे बैठ के एक मीटिंग बनाई गई। एंड अमंग्स्ट इट्स लीडर वर भगत सिंह। इसके लीडर कौन कौन थे? सरदार भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, ये इसके लीडर थे। इन द सीरीज ऑफ ड्रामेटिक एक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, द HSRA टारगेटेड सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश पावर। और फिर घटनाओं के एक चक्कर में क्या किया, बहुत से नाटकीय बदलाव आए अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया में। और उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश की सत्ता के जितने जो सिंबल थे, यानी कि प्रतीक थे, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। इन अप्रैल 1929, अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने वहाँ असेंबली हॉल में जाके बॉम्ब को फेंका। एंड इन द सेम ईयर 3 वर एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द ट्रेन। और इन तीनों ने उसी साल उन्होंने क्या किया, उसी वर्ष उन्होंने क्या किया, देयर वर एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप। इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया, इन तीनों युवाओं ने ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की। एंड दैट लॉर्ड इरविन वाज ट्रेवलिंग इन, यानी कि उस ट्रेन को, जिस ट्रेन में लॉर्ड इरविन आ रहा था, तो उस ट्रेन को ही उड़ाने की कोशिश की इन्होंने। भगत सिंह वाज 23 व्हेन ही वाज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। भगत सिंह केवल 23 साल का ही था, 23 वर्ष का ही था, जब उसको पकड़ लिया गया, कोर्ट में केस चला गया और उसको फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, यानी कि उपनिवेशी सरकार ने एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। ड्यूरिंग हिज ट्रायल, उसके ट्रायल के दौरान, यानी कि जब केस चल रहा था, तो भगत सिंह स्टेटेड दैट he did not wish to glorify the cult of bomb and pistol but wanted a revolution in society। तो उसने अपने कोर्ट में बोला था कि वो है ना, बॉम्ब की और पिस्टल की, यानी कि बंदूकों के बारे में उनकी गुणगान नहीं करना चाहता। वो केवल चाहता है कि समाज में क्रांति हो। रेवोल्यूशन इज एन अनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। वो कहता है कि जो ये रेवोल्यूशन है, यानी कि क्रांति है, वो इंसान का हक है पैदाइशी। फ्रीडम इज ए इम्प्रेस्क्रिप्टिबल बर्थ राइट ऑफ ऑल, यानी कि जो फ्रीडम है, यानी कि आज़ादी है, वो जन्मसिद्ध अधिकार है सभी का, और उसको कोई भी छीन नहीं सकता। द लेबरर इन द रियल इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। और कहता है कि जो लेबरर है, जो वर्कर है, वो समाज को स्थापित करने वाले, यानी कि समाज को पालने वाले हैं। एंड टू द अल्टार ऑफ दिस रेवोल्यूशन वी हैव ब्रोट आवर यूथ एज इसेंस। और वो कहते हैं कि इस प्रकार क्रांति की वेदी पे हम अपने युवाओं को लेके आए हैं। फॉर नो सेक्रीफाइस इज टू ग्रेट फॉर सो मैग्निफिकेंस एंड कोज। और बहुत बड़े काम के लिए सेक्रीफाइस इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। वी आर कंटेंट, हम संतुष्ट हैं। वी वेटेड द एडवेंट ऑफ रेवोल्यूशन, हम क्रांति के आगमन का वेट कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इस प्रकार उन्होंने वहाँ पे बोला कोर्ट में, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, और जो व्यापारी वर्ग था वो क्या कर रहा था क्रांति के दौरान?
हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को उसके साथ कैसे जोड़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के दौरान इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियल हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट, उनको बहुत ज़्यादा, भारतीय उद्योगपति थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया एंड बिकेम पावरफुल, और वो ताकतवर बन गए। ही नॉन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में ही ज़्यादा व्यस्त थे। एंड दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी, तो उन्होंने क्या किया, जो जिस कॉलोनियल यानी कि उपनिवेशी सरकार ने नीतियों के अनुसार उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई, उनके बिजनेस एक्टिविटी व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया। एंड दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, और उन्होंने क्या किया कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनके ऊपर कर लगाया जाए, उनसे उनकी प्रोटेक्शन की जाए। एफ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो वुड डिस्कोरेज इम्पोर्ट, और जो ए रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज था यानी कि विदेशी विनिमय था, जो उसका जो अनुपात था 1 रुपीज़ का, वुड बी डिस्कोरेज इम्पोर्ट, वो क्या करेगा, इम्पोर्ट को क्या करेगा, उनके निरुत्साहित करेगा। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस इंटरेस्ट यानी कि व्यापारिक हित के लिए दे फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920, तो उन्होंने एक औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस की स्थापना की 1920 में। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1921, और फिर उन्होंने 1927 में एक फिक्की नाम का यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, बिजनेस न्यूज़ में एक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, जिसे हम फिक्की भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, और उस टाइम के जो उद्योगपति थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला, ये दो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने इसको इस संगठन को बनाया। एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, और उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल जो उपनिवेशी सरकार का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो अटैक था या आक्रमण था, उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया, उन्होंने समर्थन दिया। व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, जब यह पहली बार लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेंट गुड्स, उन्होंने क्या किया, उनको फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक मदद की, और रिफ्यूज टू बाय सेल इम्पोर्टेंट गुड्स, और विदेशी वस्तुओं का यानी कि आयातित वस्तुओं को लेना और बेचने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। मोस्ट बिजनेसमैन कम टू सी स्वराज एज ए टाइम, और ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे वो स्वराज को देखते थे कि समय है, द टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर, कि वह समय होगा, स्वराज उनके लिए मतलब ये होगा कि भाई उनके बिजनेस के ऊपर किसी भी प्रकार की औपनिवेशिक बंदिशें नहीं है। एंड वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और वो नहीं रहेंगी। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश, और इस प्रकार ट्रेड व्यापार और उद्योग क्या होंगे, फले फूलेंगे, विदाउट कॉन्स्टेंट, बगैर किसी नियंत्रण के। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता के बाद बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक, लेकिन इसके बाद बिजनेस ग्रुप थे, ये जो व्यापारिक संघ थे, वो इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे, इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। दे वर अप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, और वो डर रहे थे किस चीज़ से, कि आने वाली जो मिलिटेंट उग्रवादी घटनाओं से, उग्रवादी गतिविधियों के बढ़ने से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन, और वो क्या थे, चिंतित थे कि बहुत बड़ी क्या होगी, उनके बिजनेस में क्या होगी, डिसरप्शन, रुकावटें आएंगी। एज वेल एज ऑफ द ग्रोविंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और दूसरा वहीं पे यंगर मेंबर थे, जो युवा व्यक्ति थे कांग्रेस के जो सदस्य थे,
वो सोशलिज्म के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इन दो चीज़ों से बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा चिंतित थे, जिससे कि वो इससे क्या हो गया, पीछे हट गए। तो सम इम्पोर्टेंट डेट्स उस टाइम पे क्या थे, 1918 to 1919 डिस्ट्रेस्ड यूपी पीजेंट्स ऑर्गेनाइजर बाबा रामचंद्र। उन्होंने क्या किया, बाबा रामचंद्र ने क्या किया, जो डिस्ट्रेस यूपी यानी कि जो निराश यूपी के जो पीजेंट्स थे यानी कि जो गरीब किसान थे, उनको उन्होंने एक किया। अप्रैल 1919 गांधी हड़ताल अगेंस्ट रोल्ट एक्ट 1919 में अप्रैल में गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट क्या किया, हड़ताल की। और 1919 में जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। फिर जनवरी 1921 नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन उसको शुरू किया गया। फिर फरवरी 1922 को क्या किया गया, चोरा चोरी गांधी जी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी स्थान पे जो घटना घटी थी, गांधी जी ने क्या किया, उससे निराश होकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को। फिर मई 1924 अल्लूरी सीताराम अरेस्टेड एंडिंग ए 2 year आर्म्ड ट्राइबल स्ट्रगल। और फिर 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू नाम का एक क्रांतिकारी था आंध्र प्रदेश में, उसको पकड़ लिया गया। 2 साल से वहाँ पे वो संघर्ष कर रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया सर पुलिस के द्वारा। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस, 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन है और कांग्रेस ने क्या किया, डिमांड की कि पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे वो। 1930 अम्बेडकर इस्टेब्लिश द प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। 1930 में अम्बेडकर ने जो गरीब लोग थे, गरीब वर्ग था, उनकी एक एसोसिएशन यानी कि संघ बनाया। मार्च 1930 गांधी जी बिगिन सिविल डिसोबीडियंस। और 1930 में मार्च में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को शुरू किया। एंड मूवमेंट बाय ब्रेकिंग सोल्ट लॉ एट डांडी। और उन्होंने गांधी डांडी स्थान पे क्या किया, सोल्ट एक्ट को क्या किया, तोड़ा, नमक कानून को। मार्च 1931 गांधी जी एंड सिविल डिसोबीडियंस। 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया। दिसंबर 1931 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और 1932 सिविल डिसोबीडियंस रीलॉन्च। और 1932 को फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से लॉन्च किया। तो ये सारी डेट्स और इवेंट्स, इन सबको याद कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लेसन के लिए, ठीक है। 1 और मार्क्स में आएंगे ये। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट द नागपुर रीजन्स। नागपुर क्षेत्र को छोड़ के जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थी यानी कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने सविनय आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। केवल नागपुर को छोड़ के, नागपुर वाले क्षेत्र को छोड़ के बाकी क्षेत्रों में जो उद्योगों में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने इसके अंदर भाग नहीं लिया। सिविल डिसोबीडियंस के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, उसमें उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टेड अलूफ। और इस प्रकार जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस के नज़दीक तो है, लेकिन वो रहे अलूफ, यानी कि उनसे अलग रहे, उनके बट इन स्पाइट मूक बने रहे। वो अलूफ मीन्स क्या, वहाँ पे मूक बने रहे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने इसके अंदर आंदोलन के अंदर भाग लिया। सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। और उन्होंने कुछ गांधी जी के प्रोग्राम थे उनको लिया, लाइक बाइकआउट फॉरेन गुड्स, जैसे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट, जो कि उनका खुद का मूवमेंट था अगेंस्ट द लो वेजेस। जैसे उनके खुद के आंदोलन थे, कम मजदूरी और
पुअर वर्किंग कंडीशन और उनकी काम करने की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी वहाँ पे। उन्होंने अपनी मांगों को उस आंदोलन के साथ जोड़ दिया। देयर वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930s। 1930 में रेलवे के कर्मचारियों ने हड़तालें की। एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। और समुद्री जहाज़ों में काम करने वाले जो मजदूर थे उन्होंने भी 1932 में की। इन 1930s thousands ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर। और 1930 में हज़ारों जो मजदूर थे छोटा नागपुर के माइंस में यानी लोहे की खानों में काम करने वाले वोर गांधी कैप। उन्होंने गांधी जी की कैप को पहना एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैली एंड बायकॉट कैंपेन। और उन्होंने इसमें अभियान में विरोध किया यानी कि वो भी विरोध में शामिल हो गए आंदोलन में। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स। लेकिन कांग्रेस इन वर्कर्स को शामिल करने में हिचकिचा रही थी। रिलक्टेंट का मतलब कहता है हिचकिचाना। एंड डिमांड्स एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। जो उनकी डिमांड थी उनको मान स्ट्रगल यानी कि उनके संघर्ष में शामिल करने से वो हिचकिचा रहे थे। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियल फोर्सेस। और इसका ऐसा महसूस हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि जो उद्योगपति थे वो उनसे क्या कि एलिनेट हो गए, अलग हो गए। एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियल फोर्सेस। और इस प्रकार एंटी इम्पीरियल यानी कि जो ब्रिटिश की जो फोर्सेस थे उसके से क्या हो गए, वो अलग अलग हो गए, दो ताकतें यहाँ पे। ये यहाँ पे है वुमेन्स ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेसन। औरतों ने भी राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लिया ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट मैनी वुमेन। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी महिलाओं ने भी इसके अंदर क्या लिया, भाग लिया। उन्होंने अपने घरों को छोड़ के पब्लिक एरेना यानी कि पब्लिक लाइफ में आए और उन्होंने भी विरोध किया। ये यहाँ पे है मार्च, यहाँ पे मार्चेज करिए यानी कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत सारे क्रांतिकारी, तो इनमें बहुत सारी महिलाएं हैं। तो कहने का मतलब महिलाएं और बच्चे भी यहाँ पे शामिल हो गए आंदोलन में। Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women। तो दूसरा फीचर यही था सैन्य अवज्ञा आंदोलन का कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी। During Gandhi's Salt March, thousands of women came out of their home to listen to him। गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी या नमक यात्रा के दौरान हजारों महिलाएं आई और गांधी जी को उन्होंने सुना। एंड दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस। और उन्होंने विरोध करने वाले जो मार्चेस थे यानी कि जो प्रदर्शन थे उसमें वो शामिल हुए। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट और उन्होंने नमक का निर्माण किया। पिकेटिंग फॉरेन क्लोथ्स और लिक्कर शॉप्स। और विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों का उन्होंने क्या किया, घेराव किया। एंड मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी जेल भी गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। और शहरी क्षेत्र में ये ऊंची कास्ट की महिलाएं थी। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड। और ग्रामीण क्षेत्र में वो जो रिच पीजेंट्स थे, अमीर किसान थे, उनके घरों की महिलाएं थी। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, वो गांधी जी के एक इशारे पे वो चल पड़ी। एंड दे बिगेन टू सी द सर्विस ऑफ टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। और वो यह देखने लगी कि राष्ट्र की सेवा ही सबसे पवित्र सेवा है, पवित्र कर्तव्य है। यट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल। लेकिन अभी भी इसका मतलब ये था कि पब्लिक रोल उनका बढ़ गया। एनी रेडिकल चेंजेस इन द वे ऑफ द पोजीशन ऑफ द वुमेन वाज विजुअलाइज। लेकिन इससे अभी भी औरतों की जो पोजीशन थी अभी भी उसमें कोई ना बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम। गांधी जी यह मानते थे कि यह महिलाओं की ड्यूटी है कि घर को देखना और चूल्हा चौका करना। एंड टू गुड मदर्स और गुड वाइफ्स, और अच्छी महिला, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनना। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस अनिच्छुक रही उनको कोई महिलाओं को किसी भी प्रकार की
संगठन में वो पोजीशन देना, स्थान देना। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, वो केवल उनका एक प्रतीकात्मक प्रेजेंस में ही विश्वास रखते थे। मतलब कहने का उनको एक एक्चुअल या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पोजीशन देने में वो इच्छुक नहीं थे। डिस्कस के लिए आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि विभिन्न क्लासेस यानी कि अलग अलग समूहों के और अलग अलग वर्ग के भारतीयों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग क्यों लिया, हिस्सेदारी क्यों ली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट, द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, लग सारे के सारे जो सामाजिक वर्ग थे वो इससे स्वराज की जो कॉन्सेप्ट थी उससे वो नहीं मानते थे। वन सच ग्रुप वाज नेशनल अनटचेबल, इनमें से एक ग्रुप था अनटचेबल का, यानी कि जो अनटचेबल होते थे शूद्र यानी कि नीची जाति वाले लोग, हु फ्रॉम अराउंड द 1930s have begun to call themselves दलित और ऑप्रेस्ड, जो कि 1930 में अपने आप को क्या कहने लगे थे, दलित और ऑप्रेस्ड, वंचित और दलित वर्ग बोलते थे अपने आप को। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, और काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस इनको इग्नोर करती आ रही थी, अनदेखा करती आ रही थी, क्योंकि उनकी वजह से जो सनातनी थे यानी कि जो सनातन धर्म के लोग थे वो क्या फील करेंगे, ऑफेंडेड फील करेंगे। अगर ये शामिल हो गए तो वो नाराज़ हो जाएंगे। एंड द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, और जो ऊंची जात के जो लोग थे वो कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाए, तो इसलिए कांग्रेस उनको इग्नोर करती आ रही थी। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट, लेकिन महात्मा गांधी जी ने घोषणा की कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years, और उन्होंने कहा कि स्वराज है ना आने वाले 100 सालों तक भी नहीं आएगा। इफ़ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड, अगर यह छुआछूत को ख़त्म नहीं किया तो। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स, और उन्होंने नीची जाति के लोगों को क्या बोला, हरिजन बोला। एंड और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिसका मतलब यह था कि भगवान के बच्चे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, और उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए किस चीज़ के लिए, कि भाई उनके टेम्पल में यानी कि मंदिरों में उनकी क्या दी जाए, एंट्री दी जाए। एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, और जो कुएँ थे उनमें, सार्वजनिक कुएँ थे उनमें, टैंक्स में, रोड्स में, स्कूल में उनको क्या दी जाए, एंट्री कराई जाए। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, और वो खुद इसके लिए वो है ना खुद अपने टॉयलेट को साफ करते थे। जब भंगियों का काम होता था ना स्वीपर्स का, वो काम अपना खुद करते थे, यानी कि उनके कामों की वो क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। एंड परसुएडेड अपर क्लासेस टू कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, और वो ऊंची जाति के लोगों को प्रार्थना करते हैं कि वो अपने हत्या को बदले। एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, और यह अनटचेबिलिटी का जो छुआछूत का जो पाप है इसको छोड़ दे। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, लेकिन बहुत सारे जो दलित नेता थे वो अपने दूसरे ही प्रकार का राजनीतिक समाधान ढूंढने में लगे हुए थे अपनी कम्युनिटी को सुधारने के लिए। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और वो डिमांड करने लगे अपने संगठन बना के कि भाई उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में उनको क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए, यानी कि उनकी सीटें आरक्षित कर दी जाए। एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट, और उनके लिए एक अलग प्रकार का इलेक्टोरेट होना चाहिए, यानी कि दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिससे कि वो अपने दलित मेंबर को असेंबली के लिए चुन सके। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव, वो मानते थे कि राजनीतिक
सत्ता आना यानी कि राजनीतिक शक्ति आना वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी, यानी कि इससे उनकी सामाजिक जो अपंगता है वो ख़त्म हो जाएगी अगर वो राजनीति में आगे। तो दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वार देयरफॉर लिमिटेड, और इस प्रकार जो दलित पार्टिसिपेशन है इन आंदोलनों पार्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुरा रीजन वर वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्विट स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे महाराष्ट्र नागपुर में यहाँ पे दलित मूवमेंट हुए सिविल डिसोबीडियंस में, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद एट सेवाग्राम आश्रम, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू जी हैं यहाँ पे इस पिक्चर में। आश्रम वर्धा आश्रम है जो गांधी जी का सेवाग्राम, वहाँ पे है, वहाँ की पिक्चर ली गई है। तो तभी इन लीडर्स में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, जिन्होंने दलित वर्ग के एक संगठन बनाया था 1930 में, क्लासेस विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ क्या कहते हैं बहस की थी, बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। उन्होंने डिमांड की थी कि दलितों के लिए एक अलग से चुनाव प्रणाली हो। एंड व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांडेड, गांधी जी बिगन टू फास्ट अनटू डेथ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे सहमत हो गई तो गांधी जी ने क्या किया था, फास्ट अनटू डेथ। अम्बेडकर डिमांड गांधी जी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या किया, उन्होंने फास्ट किया, यानी कि वो कहते हैं मतलब सत्याग्रह किया, अंजल उन्होंने अन्न त्याग कर दिया कि भाई वो जब तक उन्होंने एक व्रत रखा कि जब तक ये नहीं माने कि सेपरेट इलेक्टोरेट, जो दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की जो मांग थी अम्बेडकर ने, इसके विरोध में किया उन्होंने, ठीक है। एंड ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। उनका यह मानना था कि इस प्रकार से अलग चुनाव प्रणाली दलितों के लिए क्या करेगी, उनकी जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, यानी समाज को एक करने की जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, वो कमज़ोर करेंगे। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, और इस प्रकार अंत में अम्बेडकर ने गांधी जी को बात को मान लिया। एंड रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, और जिसका परिणाम यह हुआ कि सितंबर 1932 में पूना पैक्ट बनाया गया। एंड इट वाज द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू नोन एज ए शेड्यूल कास्ट। इसको उस टाइम पे डिप्रेस्ड क्लास बोला जाता था और बाद में उसका शेड्यूल कास्ट के नाम दिया गया। रिजर्व सीट फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिससे कि उनकी सीटें क्या कर ली, आरक्षित कर ली प्रांतीय क्षेत्रों में और केंद्रीय क्षेत्रों में, केंद्रीय लेजिस्लेटिव यानी कि असेंबलियों के इलेक्शन में। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन उनको वोट देना था किसमें, जनरल इलेक्शन में। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। हालांकि जो दलित मूवमेंट थे वो अभी भी क्या थे, डरे हुए थे कांग्रेस के द्वारा चलाए गए नेशनल मूवमेंट से। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज आल्सो लुकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे, लुकवार्म थे इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस। वो भी इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे, वो भी अपने आप को थोड़ा सा एक तरफ रखे हुए थे इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। और जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब वापस लिया था गांधी जी के द्वारा, तो तब से ही एक मुस्लिम वर्ग का लार्ज तबका था जो वो भी अपने आप को कांग्रेस से अलग मानने लगा था। एंड फ्रॉम द मिड 1920s एंड द कांग्रेस केम टू बी मोर वाइजली एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप
लाइक ए हिंदू महासभा। और 1920 के मध्य तक कांग्रेस पार्टी क्या थी, एक हिंदू महासभा के तौर पे बनी थी। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सन, जिससे कि हिंदुओं के और मुस्लिमों के जो रिलेशन थे, संबंध थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। एंड ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेसन विद मिलिटेंट फर्वर। और हर समुदाय था, उन्होंने एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक प्रोसेसन के विद मिलिटेंट फर्वर और बहुत ही उग्रवादी निश्चय से प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम क्लैशेस राइट्स इन वेरी सिटी। जिससे कि क्या हुआ कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में क्या हो गए, बहुत सारे क्लैशेस, झगड़े शुरू हो गए। एवरी राइट्स डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। जिससे क्या हो कि हर जो दंगा था उससे क्या हुआ कि इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो दूरियां थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू री नेगोशिएट एन अलायंस। और कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर दोबारा से कोशिश की कि दोबारा से बातचीत करें और एक अलायंस बनाए, एक साझा समझौता करे वो। एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच यूनिटी कुड बी फोर्स्ड। और 1927 में ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार की एकता स्थापित की जा सकती, बनाई जा सकती है। The important differences were over the question of the representation in the future assemblies that were to be elected। और यह डिफरेंसेस थे जो उनके बीच में वो ख़त्म हो सकते थे और वो दिखाई दे रहे थे आने वाले जो फ्यूचर के असेंबली के इलेक्शन होने थे उसमें जो चुने जाने थे। मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना नाम का एक लीडर था मुस्लिम लीग का। वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और वो अलग चुनाव प्रणाली का वो क्या कर रहे थे, इस मांग को क्या करते विरोध कर रहे थे। इफ मुस्लिम वर assured रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। वो कह रहे थे कि अगर मुसलमानों को रिजर्व किया जाए उनकी सीटों को कहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय सरकार में, और उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे बंगाल और पंजाब को जो क्षेत्र था जहाँ पे मुस्लिम बहुल व्यक्ति रहते थे, उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए सीटें आरक्षित की जाए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधि के लिए। एंड negotiation over the question of representation continued, but all hope of resolving issue at all parties conference in 1928। और फिर 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे भी इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की। डिसअपियर्ड व्हेन एम.आर. जायकर, ये सारी की सारी गायब होगी जब एम.आर. जायकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट टू कम्प्रोमाइज। जो एम.आर. जायकर नाम का एक व्यक्ति था हिंदू महासभा का, उसने बड़ी दृढ़ता से इसको क्या कर दिया, इस कम्प्रोमाइज़ को, इस समझौते को उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। When the civil disobedience movement started, there was thus a atmosphere of suspicion that disrupted between communities। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ऐसा माहौल बन गया था संदेह भरा कि भाई दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे थे, डिस्ट्रस्ट, यानी कि उनका विश्वास नहीं था एक दूसरे के ऊपर। एंड एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल। और अकेला कांग्रेस से अलग हुआ ये वर्ग था जो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम, एक बहुत बड़ा वर्ग था जो मुस्लिम का, वो उनकी कॉल पे का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था और यूनाइटेड स्ट्रगल यानी कि मिलकर संघर्ष के बाद आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा था। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न। बहुत सारे मुस्लिम थे और बुद्धिजीवी थे, उन्होंने क्या किया, इसके प्रति उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। उन्होंने मुस्लिम्स की माइनॉरिटी, मुस्लिम जो बहुत से अल्पसंख्यक था इंडिया में, उसकी चिंता उन्होंने जाहिर की।
They feared that future and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu majority। तो उनको यह डर था कि जो मुस्लिमों का जो संस्कृति है, उनकी जो अल्पसंख्यक है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान है एज ए अल्पसंख्यक वुड बी सबमर्ज, वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी इन द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी, वो हिंदू मेजोरिटी में क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इस प्रकार यह कह सकते कि यहाँ से ही हिंदू मुस्लिमों के बीच जो एकता का जो भाव था गांधी जी ने जो रखा था, वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस के लिए आपको ये है कि जो ये सोर्सेज है ना, डी सोर्सेज, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। एंड डू यू एग्री विद इकबाल आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म, और यहाँ पे एक इकबाल था जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल था, उसका जो कम्युनलिज्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति जो विचार था, क्या आप उससे सहमत हैं? कैन यू डिफाइन कम्युनलिज्म इन ए डिफरेंट वे, क्या आप कम्युनलिज्म को अलग प्रकार से समझा सकते हो? इसके बारे में आपने पढ़ना है। ओके, कल हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना क्या है वो हम कल पढ़ेंगे।